वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र के विषय में देख रहे हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है ना। उसमें हम कई चीज़ों को जो बेसिक्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो देख चुके हैं, शुरुआत हम देख चुके हैं, है ना। मेन इवेंट्स हम उसमें देख चुके हैं और पहली फेज भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की उस वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, आर्तव चक्र में आगे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जो फेजेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए कि ये जो फेज है, जो कि देखिए पहला फेज तो जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, है ना। आर्तव प्रावस्था हमने वो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस वाले में हमने अब ये जो सामने आपके जो चित्र है, ये फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज का है। हिंदी में भी इनके फॉलिकुलर फेज कहते हैं इसको, इसको क्रम प्रसारी या प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, या प्री ओव्यूलेटरी इसका मतलब है कि पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। तो कई नाम इसके दिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं मुख्य हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये 6 से 12 छठे दिन से लेके 12वें दिन तक चलती है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है ना। और क्या होता है, देखिए इसमें अगर आपको याद हो कि पहले फेज में जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें ब्लीडिंग फेज भी हम कहते हैं, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल गिर रहा होता है ना, तो उसी में एस्ट्रोजन के लेवल जो गिरता है, तो ये क्या करता है, गिरता हुआ एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना, वो अग्र भाग पीयूष ग्रंथि के, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी या एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो क्या करता है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे आप देखें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन काम है कि वो जो फॉलिकल्स हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनका उनकी वृद्धि या विकास में हेल्प करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अंडे के मेचुरेशन के लिए और उसके ओव्यूलेशन जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्जन, उसको प्रेरित करता है, ठीक है। एलएच का ये काम है मेनली। और क्या होता है इस ड्यूरिंग दिस फेज, फॉलिकल एफएसएच जो है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, जो मैंने आपको बोला। और क्या करता है, एक और काम करता है, जो एफएसएच हार्मोन है वो क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का हार्मोन निकलता कहाँ से, फॉलिकल से। किससे, फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन के हार्मोन, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है ना, या चित्र में देखिए ये वाले, यही फॉलिकल्स घेरे हुए हैं अंडे को, ठीक है ना। तो इन्हीं के जो फॉलिकल सेल्स हैं, इन्हीं से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण या सिक्रीशन करवाता है। कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, वो एस्ट्रोजन भी निकालते हैं, ग्रो भी करते हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे आपको पता है कि भाई प्यूबर्टी के बाद जो है वो बहुत सारे जो वो हैं वो डेवलप होने लगते हैं फॉलिकल, जिनके अंदर ओवम होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, है ना, फॉलिकल्स भी। लेकिन उनमें से कोई डोमिनेंट फॉलिकल एक या दो, है ना, जल्दी जल्दी बढ़ता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है ना, जो कि बाद में ओव्यूलेशन जिसके होगा तो ग्रो करता है। तो एक घटना होती है खास तौर पे मैंने हाईलाइट की हुई है, जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, जो ग्रोइंग फॉलिकल के फॉलिकल सेल्स हैं, वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं। तो एक तरह से मतलब कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन धीरे धीरे बहुत बढ़ता है। इसको समझने के लिए आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये एस्ट्रोडायल जो है, यही एस्ट्रोजन है, ये जो ये वाली रेखा है, दिस वन, इसको मैं अलग रंग से ले लेता हूँ या मैं हाइलाइटर लेता हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए एस्ट्रोजन अचानक बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए यहाँ से 0 से 14 दिन का ये स्टेज है ना, ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद ये 28 दिन वाली स्टेज है। तो ये एस्ट्रोजन धीरे 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 बढ़ रहा है और देखिए ये 13 12वें 13वें दिन जाके बहुत पीक पे पहुंच जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे मैंने यही बात लिखी है कि जो है ग्रोइंग फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन को निकालते हैं वो पीक पे पहुंच जाता है 12वें दिन। किसकी पीक होती है, लगभग एस्ट्रोजन हार्मोन की, है ना। ये देखिए ये करीब लगभग यहाँ पीक पहुंच रहा है, यहाँ ये 14वें दिन तो ये नीचे गिर जाता है, 14वें दिन के बाद ये गिरने लगता है। अच्छा, इंक्रीज एस्ट्रोजन टू सर्टेन लेवल ट्रिगर फर्दर रिलीज ऑफ एलएच एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच इज रीजन ऑन 13th डे। अच्छा, इसको समझिए ये क्या कह रहा है। देखिए एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी करता है।
थोड़ा इसको समझना पड़ता है। इसी कारण एक बुक्स में कंफ्यूजन होता है, कई बार दिया रहता है कि भाई FSH हम निकाल रहे हैं, फिर LH का काम है। देखिए LH यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, LH यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर डायग्राम में देखिए, डायग्राम अगर आपको एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका डायग्राम ये दिया हुआ, देखिए ये सारी घटनाएं जो है, ये सारी जो घटनाएं हैं यहाँ से यहाँ तक ये एक साथ चल रही हैं। आप यहाँ देखिए कि ये फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये ओवरी में बढ़ रहा है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया है, ठीक है ना। और बॉडी में क्या चेंज होते हैं टेम्परेचर में, ये बता रहा है, ये वाली बात बता रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और कितनी उनका ब्लड प्लाज्मा में या ब्लड में उनका क्या लेवल है, ठीक है। ये ऊपर ऐसे गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा लेवल पहुंच गया 14वें दिन, ठीक है ना। ये नीला वाला ये क्या है, ये LH हार्मोन है। और ये हरी वाली जो दिखा रहा है ये क्या है, ये बच्चों कौन सा हार्मोन है, FSH हार्मोन, ठीक है ना। और ये दिखा रहा है कि साथ साथ में ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। ये एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल और ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो कि बाद में बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये लाल वाली जो है, ये रेड वन, दिस शोज एस्ट्रोजन। और ये है एंडोमेट्रियम का स्तर कब घटता है कब बढ़ता है, ये बता रहा है। तो इस डायग्राम में बार बार इसका यूज करेंगे तो इसको समझ लीजिए ये क्या चीज, ठीक है ना। ये अलग अलग चीजें भले ही दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहा है, ये एक सेट है ना, ये घटना एक है, लेकिन ये एक साथ चल रही है, ठीक है ना, एक साथ चल रही है। यहाँ हम देखते हैं 0 से 14 दिन, 14 से 28 दिन, और ये क्या क्या बातें कहाँ कहाँ हो रही हैं, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, हार्मोन में क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, पिट्यूटरी में से क्या हो रहा है ना, और क्या बोलते हैं ओवरी में जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका क्या हो रहा है, कब बढ़ रहे कब घट रहे, और एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस गर्भाशय की वायर जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या क्या हो रहा है, ये बता रहा है। तो एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं। देखिए जो ये क्या बोलते हैं LH जो एस्ट्रोजन है, LH अभी हम इसको आगे भी देखेंगे, तो LH की कंसंट्रेशन को ये और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कब कब बढ़ाता है, जब ये एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है। खैर ये थोड़ा डिटेल का विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ब्लड में उसका लेवल पहुंचता है 200 पिकोग्राम पर ml, जब पहुंच जाता है इस स्तर, तब वो क्या करता है, LH को और बढ़ावा देता है, किसके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH को निकलने के लिए और बढ़ावा देता है। मतलब एस्ट्रोजन सिग्नल देता है जिससे कि LH का सिक्रेशन और बढ़ जाए, ठीक। पहले तो क्या कर रहा था, पहले ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक में था, जिससे कि वो इसको स्रावित होने से रोक रहा था। लेकिन जब वो एक हाई कंसंट्रेशन पहुंचता है तो LH के सिक्रेशन को ये बढ़ावा देता है, तो पॉजिटिव फीडबैक देता है ना। तो अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि जो एस्ट्रोजन के क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन जो 12वें दिन तक एस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा निकल जाता है, 12वें दिन तक जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकलता है तो एस्ट्रोजन जो है LH की कंसंट्रेशन को और बढ़ाने में हेल्प करता है। तो LH की कंसंट्रेशन 13वें दिन पे क्या होती है, पीक पे पहुंच जाती है, जैसा मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या होता है। लेकिन एक काम ये होता है कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव किसके लिए, FSH के लिए। मतलब देखिए नेगेटिव ये दोनों के लिए कर रहा है, शुरुआत में तो कर रहा है उसके लिए भी, LH के लिए भी और FSH के लिए भी। FSH के लिए क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक। तो FSH को ये क्या करता है, नेगेटिव करता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होता है। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या हो रहा है आपको देखिए, यहाँ पर ये हरी रेखा है, अब देखिए ये वाला, तो इसमें हरी रेखा जो क्या दिखा रही है आपको, FSH दिखा रही है, ठीक है। धीरे धीरे ये यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, ठीक, कम करता है इसको, इतना नहीं बढ़ने देता है जितना कि क्या बढ़ रहा है, जितना क्या बढ़ रहा है, LH बढ़ रहा है, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे जो LH ज्यादा बढ़ता है। तो आफ्टर 12 आवर, किसके 12 आवर, किसके 12 आवर, ये जो हमने अभी देखा कि एस्ट्रोजन की पीक पहुंच जाती है 12वें दिन, उसके 12 घंटे के बाद क्या होता है कि देखो FSH को तो ये नेगेटिव रोक रहा है ना, और LH को ये और बढ़ा देता है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, इसका रिजल्ट क्या होता है कि LH जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में एज कंपेयर टू FSH। देखिए है दोनों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, नीली और हरी रेखा ये दोनों चीजें हैं, ये भी है ब्लड में इतना है, कम है, लेकिन इससे ज्यादा कौन सा है, इससे ज्यादा, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये नीली वाली रेखा ये ज्यादा है 14वें दिन तक, ये बहुत ज्यादा है, कौन, LH, ठीक। तो FSH भी है, LH है, लेकिन LH जो है वो ज्यादा है FSH के मुकाबले, क्योंकि एस्ट्रोजन FSH को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है और LH को बढ़ा रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, है ना, पहले वो LH को रोक रहा था और उसको कर रहा था, तो अब यहाँ पर ये बहुत बढ़ गया LH। और इससे क्या होता है, द सिक्रेशन ऑफ LH इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये वाली बात है, मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे बढ़ता है, बट जो है स्लोली वो 13वें दिन बहुत पीक पे पहुंच जाता है। और क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एस्ट्रोजन जो सिक्रेट हो रहे होते हैं वही इसको, जब एक लेवल पे पहुंचता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो वही जो है LH की सिक्रेशन को और बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से ये जो चोंच बनती है, मतलब इसकी अचानक ज्यादा बढ़ता है, तो ये अचानक बढ़ने की स्थिति इसीलिए आती है क्योंकि
एस्ट्रोजन ये काम करवाता है। चलिए उसके बाद क्या होता है, एफएसएच और एस्ट्रोजन का काम क्या है जो निकल रहा है। एफएसएच एस्ट्रोजन प्रमोट ग्रोथ ऑफ मैच्योरेशन ऑफ, पहली बात तो ये है कि वो ग्रोथ व मैच्योरेशन ऑफ अंडे को ना उसकी ग्रोथ में उसके परिपक्वन में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोजन का एक खास काम ये भी होता है कि ये क्या करता है, उसमें जो एंडोमेट्रियम है ना उसमें रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स को खूब बढ़ावा देता है ना, जिससे वो बढ़ने लगती है। जैसे अब इसको डायग्राम में देख सकते हैं आप, तो ये साइज जो बढ़ रहा है यहाँ तक जो ये दिखा रहा है ना साइज बढ़ने का जो ये एरिया है यहाँ तक, ये चीज क्या है, ये चीज एस्ट्रोजन का काम है, ये कर रहा है कहाँ, गर्भाशय में। ठीक, अच्छा ये जो बात मैंने जो लिखी है ना इसको मतलब इस पॉइंट में अगर आप लिख रहे हैं इसको तो इस पॉइंट को भले ही ये समझने के लिए आसान, ये समझने के लिए जरूरी जो मैंने बात अभी, अगर आपको थोड़ा मेरी बातें जो पहले बोली मैंने उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो ये मैंने बात यहाँ लिखी है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफएसएच इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली फॉलिकुलर फेज। एफएसएच डायग्राम में भी देखिए साथ साथ में, एफएसएच जो है शुरुआत पे ठीक रहता है, बाद में वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, बिगिंस टू डिक्लाइन अंटिल ओवुलेशन। आप देखिए यहाँ पर ये गिर गया, डिप कर गया है ना, यहाँ पे ये थोड़ा डिप कर गया। वाइल एलएच, एलएच क्या क्या है, बिकम मोर एलिवेटेड ड्यूरिंग द लेटर फॉलिकुलर फेज एंड फेज नियर ओवुलेशन आफ्टर। जो वो जो एलएच है, ये पीली जो नीली वाली रेखा है, वो क्या करती है, वो बाद में एक्टिव होती है और खूब पीक पे पहुंचती है एलएच। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं, अगला फेज है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इससे पहले फेज में आपने देख लिया कि एलएच का सर्ज हुआ, एलएच का सर्ज हुआ किसी दिन और क्या होता है, इस दिन जो होता है जब इस फेज बिगिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, सर्ज माने कि बहुत मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अत्यंत ज्यादा मात्रा में सर्ज से बोलेंगे ना, एलएच सर्ज, ज्यादा मात्रा में एसएलएच निकलता है और है लेवल ऑफ एफएसएच भी हमारे को मिल रहा है लेकिन उतना नहीं जितना कि एलएच। और जो ये शार्प इंक्रीज इन एलएच है वो क्या करता है, उससे क्या होता है, ग्राफेन फॉलिकल फट जाता है और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और वो अंडे को छोड़ देता है। ये किस दिन होता है, 14वें दिन होता है, 14th डे। तो ये वाली स्थिति है। ठीक, एलएच का सर्ज हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में एलएच ब्लड में आया, उसने ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर दिया और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर क्या हुआ, ये वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम में इसे ये ओव्यूलेशन, अंडा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ बढ़ते 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 फॉलिकल ने एक ग्राफिन फॉलिकल ने अंडे को बाहर कर दिया जिस दिन एलएच बहुत ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये ओव्यूलेटरी फेज है। ठीक है ना, अंडोत्सर्ग अवस्था है या प्रावस्था है। तो एग क्या है, अब एग क्या है, ये वाला एग जो इसके निकल गया, वो साइड निकल गया है, ये कहाँ आ जाएगा, ये अंडा जो निकला है ये पहुंच जाता है आपकी अंडवाहिनी में, है ना, अंडवाहिनी में पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर अंडा जो है ना वो एक्टिव रहता है 24 से 72 घंटे तक, ये बुक्स में थोड़ा अलग हो सकता है, किसी में लिखा है कि 24-48 और के, तो एक्टिव रहेगा मतलब काम कर रहा है कब तक, 24 से अंडा निकलने के। लेकिन स्थिति यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन उसको 48 घंटे के अंदर मिल गया तभी वो काम का रहेगा अंडा, नहीं तो वो अपनी जो है जनन क्षमता खो देता है, वाइबिलिटी वो लूज कर जाता है अंडा 48 घंटे ओव्यूलेशन के 2 दिन तक, मतलब 2 दिन तक वो अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं तो अंडा अपनी फर्टिलाइजेशन एबिलिटी खो देगा, वाइबिलिटी खो देगा। अब क्या हो रहा है, तो ओव्यूलेटरी फेज यूजुअली लास्ट 16 to 32 आवर्स। जो ये ओव्यूलेटरी फेज था ना, ये हार्मोन ये सब चीजें जो इसमें हो रही हैं, ये करीब 16 से 32 घंटे तक, घंटे है ना, आवर्स तक रहता है ना, जब एग रिलीज होता है। ठीक, तो ओव्यूलेटरी फेज मेन काम इसका है अंडे का उत्सर्जन करवाना। अब आते हैं सिक्रीटरी फेज पर। देखिए सिक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज है ना, और या फिर ल्यूटियल फेज, कई नाम इसको दिए हुए हैं। एक प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रोजेस्टेरॉन फेज भी लोग कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन फेज, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा होती है तो प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। ठीक है ना, सिक्रीटरी हम स्रावी अवस्था कह देते हैं, पश्च ओव्यूलेटरी अवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है ना, प्री माने कि पूर्व आर्तव अवस्था या ल्यूटियल फेज है ना, ल्यूटियल फेज, ये 4-5 नाम इसके हैं, इसको आप ध्यान रखिए, बुक्स में ऐसा लिखा होगा तो एक ही बात है। ठीक, तो ये कब से कब होती है, 15 से 28 दिन है ना, अंडा हो गया, अंडा बाहर आ गया, उसके 15वें दिन से लेके और 28 दिन तक ये अवस्था बनी रहती है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं। देखिए ये ओव्यूलेशन के बाद शुरू होती है और इसमें क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच है ना, रप्चर्ड फॉलिकल बिकम कॉर्पस ल्यूटियम है ना, जो एलएच के इन्फ्लुएंस में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ना
LH के जो ये है निकल रहा था, इसी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वो क्या बन जाता है, जो रप्चर्ड, मतलब कि जो अंडा जो ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर्ड हुआ था, जो फट गया था, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और वो किसका स्रावन करने लगता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करने लगता है, ये वाला स्थिति, ये डायग्राम में देखिए, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। तो ये कौन कौन से हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एक थोड़ा इनिबिन, है ना, इनिबिन रोग निरोधक हार्मोन है एक तरह का, ठीक है, जो किसका FSH की उसको भी कम करता है, ठीक है ना, सही काम है, FSH को ये कम कराने में हेल्प करता है लेवल को। अच्छा, तो ये यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ पे लिखा है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा इसको अगर डायग्राम में समझना हो इसी बात को, आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है ना, ये तो टेम्परेचर है, इसको छोड़िए, यहाँ आइए, तो यहाँ आप देखिए कि क्या हो रहा है, एक तो ये मतलब ये बढ़ रही है, ये और बढ़ रही है, और मोटी हो गई, ये करीब 4 mm तक चली जाती है, 4 mm मिलीमीटर थिकनेस तक ये एंडोमेट्रियम और बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, ये और बढ़ गई है। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बैंगनी रंग की रेखा है, ये क्या, ये बता दी प्रोजेस्टेरॉन, देखो प्रोजेस्टेरॉन बोले बहुत धीरे था, अब प्रोजेस्टेरॉन पहले नहीं निकलता है, पहले भी निकल रहा, हल्का सा फ्लो, बहुत हल्का, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में ये ग्रेनुलोसा सेल ही निकाल रहे होते हैं। चलिए खैर, तो लेकिन इसका जो मेन काम वो यहाँ आता है, ये देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि ये इसने निकाला, ठीक है ना, इसी कारण ये निकालना शुरू करता है, इसलिए ये बढ़ गया, इसलिए ये बढ़ता हुआ दिखा रहा। तो मैं डायग्राम को मिटा करता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है तो LH डिक्रीज कर जाता है, ये इसके लिए एक नेगेटिव थोड़ा सा हो जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना LH थोड़ा कम करता है, ठीक है। अगर अब देखिए कंडीशन क्या बनती है कि इफ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पोरेशन जो है वो ग्रो और करता है और हार्मोन लगातार बनाता रहता है प्रोजेस्टेरॉन, कब तक, 10 वीक तक जेस्टेशन, मतलब गर्भधारण के 10 वीक तक वो चला रहता है, भ्रूण जब पल रहा होता है ना 10 वीक तक चलता रहता है, और प्रेगनेंसी जो है, सगर्भता जो है वो बनी रहती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद रहता है। मैंने क्या कहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इसका अंडे का जो कि उससे छूटा था, तो वो प्रोजेस्टेरॉन लगातार बना रहता है, कॉर्पोरेशन उसे बनाए रखता है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, स्पर्म आके अंडे से नहीं मिला, तो क्या होगा, अब्सेंस अगर है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, किसमें बदल जाता है, कॉर्पस एल्बाइकेंस, डायग्राम में देखिए ये बन गया कॉर्पस एल्बाइकेंस, ये घटना कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर, ये इसमें बदल गया, ठीक। अच्छा, एक और चीज नोट करने वाली बात मैंने बताया यहाँ पर, वैसे मैं बोला था इस बात को कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे एक डोमिनेंट हार्मोन है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन मैंने कहा था ना, एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन इसको बढ़ाने का काम भी करता है ना, इनकी ब्लड वेसल बनवाता है, किसकी, ये एरिया है आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसका काम है, और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करने का काम करता है। और इनिबिन जो है एक सप्रेसर है FSH हार्मोन का, इनिशियल ल्यूटियल फेज में एक सप्रेस करता है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना हो तो मैं एक चीज बता दूं, लेकिन इसको आप ज्यादा लिखिएगा या उसे नहीं समझने के लिए समझिए, क्योंकि FSH को इस वक्त वो सप्रेस कर रहा है ताकि और फॉलिकुल अभी ना डेवलप करे, बाद में डेवलप करे, समझ रहे हैं आप। चलिए, अगर आपको समझ आया हो तो मतलब इसको आप चाहें तो बस ऐसे याद रखिए कि FSH को शुरुआत, क्योंकि ऐसा कोई कहेगा कि ऐसे FSH अभी क्यों नहीं आया, FSH इसलिए नहीं आया कि FSH को काम है बाद में आना, जब वो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना, इसे अभी जरूरत नहीं है, अभी कुछ और की जरूरत है, इसलिए ये नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी फेज को, तो इस कंटिन्यू को हम करते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन आल्सो बिगिन टू डिक्रीज, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, विदाउट प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, कैन नॉट मेंटेन, वो मेंटेन नहीं कर पाती है, बिना टू स्लो ऑफ, माने वो टूटने लगती है। वो कहाँ हो रहा है, आप यहाँ देखिए डायग्राम में, अगर देखना है आपको तो वो आप यहाँ नजर आइए कि प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो रहा है, ये नीली रेखा जो है बैंगनी रंग की कम हो रही है, और इसके साथ साथ ये आपका क्या बोलते हैं, आपकी यूट्राइन जो ये एंडोमेट्रियम है ये भी टूटने लग रही है, ठीक है ना, झड़ने लगती है, स्लो ऑफ मैंने झड़ना सही होता है, कम होने लगती है, और इस पर जगह हम कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन वाली स्थिति आने लगती है, क्योंकि अब इससे वही वाली स्थिति आनी है ना। चलिए, तो दिस फेज इज सिक्रेटरी। अच्छा, इसको हम कई नाम दिए गए ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी तो हमने कहा ओव्यूलेशन के बाद की स्टेज है, प्री मेंस्ट्रुअल, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो आर्तव चक्र शुरू होना है जो 1 से 5 दिन ना, उससे प्री है, उससे पहले की, इसलिए भी नाम दे दिया, ठीक है ना। और ल्यूटेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का इन्वॉल्वमेंट है, यही बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम का बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, इसलिए ल्यूटेल फेज कह दिया। प्रोजेस्टेरॉन फेज कहते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है इसमें, ठीक। तो 5 नाम इसके लगभग बुकों में लिखे होंगे, आप देख सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा।
ठीक है ना। तो दिस फेज इज सिक्रेटरी। सिक्रेटरी क्यों है? सिक्रेटरी क्यों कहते हैं? स्रावी अवस्था क्यों कहते हैं? श्रावण करने वाली अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कुछ केमिकल भी निकलते हैं, ठीक है ना। केवल यही नहीं कि केवल ऑयस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, इसमें कुछ केमिकल निकलते हैं, जैसे कि उनमें एक जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन बुक्स में शायद ये मेंशन नहीं रहती, लेकिन फिर भी समझिए प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है। देखिए ये दोनों मिलके हार्मोन के साथ मिलके प्रोस्टाग्लैंडिन संकुचन जो ये पैदा करता है, जिससे कि क्या होता है, क्रैम्प, है ना, और क्रैम्प या कॉन्स्ट्रिक्शन जो बोलते हैं, जकड़न, हाँ जकड़न सही वर्ड रहेगा इसके लिए, जकड़ने वाला। तो जकड़न से पैदा करते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियम के टूटने में सहायता करती है अगर वो नॉन फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि किसमें होते हैं, जो कि डायग्राम में आप समझिए इन्हीं में ही कहीं, ठीक है ना, इन्हीं की कोशिकाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, इसको मतलब एक तरह से ये टूटने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम देखिए, इसको टूटने में, ब्रेक होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हार्मोन तो कर ही रहा है, हार्मोन को मेंटेन नहीं कर रहा है, जब कम हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा होता है, वो एस्ट्रोजन भी कम हो रहा था, उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, ऊपर से टूटने में हेल्प करता है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। बट अगर प्रेगनेंसी क्या होती है, अगर हो जाती है प्रेगनेंसी, अगर होती है, फर्टिलाइजेशन हो गया होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है, फिर तब ये क्या होता है, इनहिबिटेड हो जाता है, मतलब तब ये काम नहीं करता, इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत डिटेल तो आप जब मेडिकल की बुक्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब आता है फिर जो ये एफएसएच सीक्रेशन जो होता है, वो फिर से बिगिन है। जब देखिए, अब एक्चुअली एस्ट्रोजन जो है एक तरह से ना नेगेटिव फीडबैक कर रहा है इसके लिए, किसके लिए, एफएसएच के लिए। एस्ट्रोजन का लेवल गिर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर रहा है, तो एफएसएच का लेवल फिर से बढ़ने लगता है, और इससे क्या होता है कि साइकिल जो है दोबारा बिगिन कर जाती है। हम फिर से वो मेंस्ट्रुअल जो आर्तव फेज है 1 से 5 दिन वाला, उस पर वापस आ जाते हैं। ठीक, ये वाली फेज। ठीक है, चलिए, तो ये था। उम्मीद है आपको समझ आया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिंक्स भी दिए रहते हैं, नीचे वीडियो के नीचे लिंक्स होते हैं, तो आप उनसे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वीडियोस और इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू।